नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा। अच्छा, टेस्ट ओपन नहीं हो रहा। चलिए उसकी फिर अकेडमिक से बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे क्या चक्कर है जो भी है। ठीक है फिर तो मतलब किसी ने, कोई किसी का ओपन नहीं हुआ, किसी ने टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट सर टेस्ट तो टेस्ट दिया दिया है। है। टेस्ट रिव्यू नहीं हो रहा ना, अपने डाउट पूछने के लिए क्वेश्चंस कैसे देखें। ओके 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 ओके। चलो ठीक है, ये अपनी प्रॉब्लम एडमिन से डिस्कस कीजिएगा, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे जो भी है। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं डाउट्स के बारे में। काम करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, मैं काम करूंगा डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द टेस्ट, मैं खुद ही डिस्कस कर लूंगा फिर। हाँ सर, वो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो चलिए फिर वही डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे, कहाँ तक बात कर ली थी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर ली थी ना आप लोगों से। हाँ, ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई थी ना। यस सर। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है। ठीक है ना। इन सब की अपनी अपनी डक्ट्स भी याद रखेगा कि पैरोटिड की ग्लैंड की जो डक्ट है उसको हम स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं, STENSON, स्टेनसन डक्ट। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो भी है उसकी वार्टन्स डक्ट होती है, WHARTETONS, वार्टन्स, वार्टन्स। और सब लिंगुअल की जो डक्ट रहती है दैट इज रिबनस। तो मैंने बोला स्टेंसन, वार्टन एंड रिबनस फॉर पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल रेस्पेक्टिवली। तो आगे बात करते हैं। आगे मुझे आपसे बात करनी है अदर ग्लैंड्स की जो एलिमेंट्री कैनाल में काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लीवर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। ठीक है। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिवर से जो डक्ट आ रही है उसको हम बाइल डक्ट बुलाते हैं, या सिंपली हिपैटिक डक्ट बुलाते हैं। अब ये दो डक्ट होती है क्योंकि लिवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। जो यू कैन से जो राइट लोब होता है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो दोनों ही लोब से डक्ट, हिपैटिक डक्ट आती है, और दोनों मिलकर जो बनाती है उसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है, उसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। मतलब कॉमन बाइल डक्ट वो डक्ट है जो लिवर की और गॉल ब्लैडर की आपस में मिलकर बनी हुई है। अब देखिए बात समझने वाली है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है बेटा बाइल जूस का। बाइल जूस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम। थोड़ा सा लिवर के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कह रहा है कि जो लिवर है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो लिवर का जो एक यूनिट होता है उसको हम हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। अब इस हेपाटिक लोब्यूल हेक्सागोनल शेप का ही रहता है, एंड इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये ब्लू कलर से मैंने कनेक्टिव टिश्यू बना दिया, ग्लिसन्स कैप्सूल। अब इसके अंदर बहुत सारे हेपाटोसाइट्स होते हैं,
जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ ये, एक मिनट, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ, छोटे छोटे सेल्स, गुजर हेपाटोसाइट्स, ये हेपाटोसाइट्स हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हेपाटोसाइट्स हैं ये चेन्स की फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो चेन्स की फॉर्म में, कॉर्ड्स की फॉर्म में नजर आएंगे। तो याद रखिएगा, हेपाटोसाइट्स कॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यही हेपाटोसाइट्स रिलीज करते हैं बाइल जूस, और रिलीज करके यहाँ पर इन स्पेसेस में रिलीज कर देते हैं, जिनको हम बाइल साइनसेस कहते हैं। तो ये डायग्राम एक हेपाटिक लोब्यूल का है, जिसमें हेपाटोसाइट्स हैं जो बाइल साइनसेस में बाइल रिलीज कर रहे हैं। और फिर ये बाइल जो है, ये ये जो इनकी ये डक्ट जाती है बाहर, ठीक है ना, उसके थ्रू जाता है। एक्चुअली होता है यहाँ पे छोटे छोटे बाइल के डक्ट्यूल्स होते हैं। यहाँ डक्ट्यूल हो गया, मैं रेड से बना देता हूँ, यहाँ डक्ट्यूल हो गया, यहाँ डक्ट्यूल हो गया, यहाँ डक्ट्यूल हो गया, हर जगह छोटे छोटे बाइल के डक्ट्यूल्स होते हैं। ये डक्ट्यूल से फाइनली जुड़ के जो है बन जाती है बाइल की डक्ट, जिसमें बाइल जो है वो लिवर से अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर में जाता है। तो बाइल कहाँ जाएगा? लिवर से। ध्यान रखिएगा इस बात को कि बाइल बनने के बाद लिवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, वहां पे कंसंट्रेट होता है। और जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर के कॉन्स्ट्रिक्शन से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन नोन एज CCK, दैट इज कॉल सिस्टोकाइनिन। तो कॉल सिस्टोकाइनिन हार्मोन, CHOLE कॉल यानी बाइल, CHOLE कॉल का मतलब बाइल होता है, ठीक है ना। तो कॉल सिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एक्ट करता है गॉल ब्लैडर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कराता है गॉल ब्लैडर को, और कॉन्ट्रैक्ट कराता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज होता है और एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में जाता है? डिओड्रम में जाता है। यही कॉल सिस्टोकाइनिन जो है, इसका इसका अगर हम नाम ऐड करें आगे, आगे PZ भी लगा होता है। तो पूरा नाम है इसका कॉल सिस्टोकाइनिन, और स्टैंड्स फॉर PZ स्टैंड्स फॉर पैनक्रियोजाइमिन। तो यही हार्मोन जिसका नाम पैनक्रियोजाइमिन भी है, मतलब इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक एक जो गॉल ब्लैडर के रिसेप्टर से बाइंड करके गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, एक पैनक्रियास के एकिनार सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एकिनार सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एसिनार सेल्स या एकिनार सेल्स हो सकते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द पैनक्रियाटिक जूस। तो यही कॉलसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। ये जब गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो CCK कहलाएगा, और जब पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा तो PZ कहलाएगा। और काम वही है, गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज कराना और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराना। अब पहले हम इनके कंपोनेंट समझ लेते हैं कि बाइल जूस का क्या कंपोनेंट है और पैनक्रियाटिक जूस का क्या कंपोनेंट है। अब देखिए, बाइल जूस के कंपोनेंट का अगर मेन बात करें, ये है द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बाइल जूस। ये वो केमिकल है जो लिपिड्स को तितर बितर करने में या इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करने में हेल्प करता है। और ये बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है ना, दो तीन तरीके के, चार तरीके के सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो ये बाइल सॉल्ट्स के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि मेन इस कंपोनेंट गैस में बाइल सॉल्ट है। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स हैं, दोज इंक्लूड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, दे फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, इतना ही नहीं, आगे बात करते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, और लिपिड के नाम पे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स, ये तीन कंपोनेंट्स हुए, ठीक है ना। अच्छा, एक और कंपोनेंट है बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो देखिए, मेन कंपोनेंट क्या है? बाइल सॉल्ट्स। उसके अलावा हेल्प कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा आखिरी कंपोनेंट जो है वो आप बचता है आपका बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट्स कंपोनेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। आप पूछेंगे कि बाइल पिगमेंट एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसे, बताता हूँ। बाइल पिगमेंट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में या मिसल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता।
बाइल पिगमेंट्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? ये डिग्रेडेड आरबीसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जब आपका जो आरबीसी है, द रेड ब्लड सेल, वो स्प्लीन में जाके डिग्रेड होता है, जैसे कि स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो वहां पर बहुत सारा हीमोग्लोबिन भी डिग्रेड होता है, जिसमें से ग्लोबिन वाला पार्ट जो प्रोटीनेशियस है वो अलग हो जाता है और हीम वाला पार्ट अलग हो जाता है। ये दोनों पार्ट, दैट इज हीम प्लस ग्लोबिन, ये दोनों पार्ट्स लिवर में पहुंचते हैं और डायरेक्टली लिवर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्प्लीन डायरेक्टली कनेक्टेड है लिवर के साथ थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, और इसको हम बोलते हैं हिपाटिक पोर्टल सिस्टम। ये आपको पता है कि स्प्लीन, गॉल ब्लाडर, पैनक्रियाज और आपका एलिमेंट्री कैनाल डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लड सिस्टम के थ्रू लिवर से। ठीक है, तो या लिवर से लिवर में डायरेक्टली स्प्लीन से चीजें आती हैं, हीमोग्लोबिन का हीम और ग्लोबिन पहुंच जाता है। लिवर ग्लोबिन को इस्तेमाल कर लेता है प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, और बचता जो हीम है, जो बचा हुआ हीम है, जो हीम दैट इज रिमेनिंग, उस हीम को यूटिलाइज कर देता है ये बनाने के लिए, उसे पार्शियल डिग्रेड करके पिगमेंट बनाते हैं नोन एज द बाइल पिगमेंट्स। और ये बाइल पिगमेंट्स फर्दर ब्रेक होती हैं आपके इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया से, और फिर एक येलोइश कलर का कलर देती हैं आपके फीकल मैटर को। तो बाइल पिगमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके का एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो लिवर रिलीज कर रहा है इन द बाइल जूस। तो ये कॉम्पोनेंट्स हो जाते हैं किसके? द बाइल जूस के। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि कॉलसिस्टोकाइनिन के प्रेजेंस में जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होगा। अच्छा, इधर से कॉमन बाइल डक्ट से आएगा बाइल जूस, और इधर पैनक्रियाटिक डक्ट से आएगा द पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाएंगी, जिसको हम मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बोलते हैं द हिपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ लिखा नहीं हुआ, याद रखेंगे। द कॉमन डक्ट, जो इन दोनों की कॉमन डक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम बुलाते हैं द हिपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो हो गई वो हिपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, और फिर ये खुलती है। इसको कंट्रोल किया जाता है कि कब ये खुलेगी कब नहीं खुलेगी, जब भी जरूरत होगी तभी खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी, बाय स्टिंक्चर, एंड दिस नोन एज स्टिंक्चर ऑफ ऑडी, ओ डबल डी आई, स्टिंक्चर ऑफ ऑडी। ठीक है ना, या स्टिंक्चर ऑफ ओडाई, जो भी आप बोलना चाहें। ये स्टिंक्चर में यानी स्मूथ मसल से बना हुआ है, ये कंट्रोल करेगा द मूवमेंट ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम। बाइल जूस का कंपोनेंट तो आपने समझ लिया। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन बाय वन लिखवा नहीं रहा, मतलब कि लिख नहीं रहा हूँ, आपको नाम बोल रहा हूँ वन बाय वन, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या आपने ये नाम सुने हुए हैं। मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पैनक्रियाटिक जूस में हर तरीके का डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जैसे याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, मेनली स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट है किसमें? पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है ना, जिसको हम अमाइलॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, AMYLOPSIN, अमाइलॉक्सिन, यानी अल्फा अमाइलेज, यानी सिंपली बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमाइलेज is also released in the buccal cavity, released in buccal cavity in saliva. That is also amylase, but that is salivary amylase. दोनों एंजाइम अलग अलग हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग है। मतलब एक्टिविटी मतलब दोनों का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है, ऑप्टिमम पीएच अलग है। सलाइवरी अमाइलेज काम करता है 6.8 के पीएच पे, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज 7.5 के रेंज के पीएच में क्या करेगा? काम करेगा। 7.5 7.8 है ना, इस पीएच में काम करेगा। तो स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल पीएच में काम करता है सलाइवरी अमाइलेज, और स्लाइटली अल्कलाइन 7 से 8 के बीएच के पीएच में काम करता है दी पैनक्रियाटिक अमाइलेज। काम वही है, अमाइलोज को ब्रेक करना माल्टोस में। तो दैट वाज दी अमाइलेज। तो शुगर ब्रेक करने के एंजाइम खत्म हो गए, प्रोटीन ब्रेक करने के एंजाइम पे आते हैं। प्रोटीन ब्रेक करने के एंजाइम के नाम पे पैनक्रियाज से
बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नाम लेता हूँ ट्रिप्सिनोजन। अब ये ट्रिप्सिनोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन हो गया। ट्रिप्सिनोजन के अलावा काइमो ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन ही नहीं, उसका दोस्त काइमो ट्रिप्सिनोजन भी, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस एंड इलास्टेसिस। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिप्सिनोजन अगेन विच इज इनएक्टिव फॉर्म, जो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होगा, कन्वर्ट होगा, तो फिर काइमोट्रिप्सिनोजन जो एक्टिव होकर काइमोट्रिप्सिन बनेगा, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो एक्टिव होकर कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बनेगा, और इलास्टेस जो मोर और लेस इनएक्टिव या एक्टिव में खास डिफरेंस नहीं होता, वो एक्टिवली ही कह सकते प्रोड्यूस होता है। अब ये तीनों जो एंजाइम है ये प्रो की फॉर्म में है, ठीक है ना। इनको एक्टिव करना है तो बड़ा सिंपल सा है, ये याद रखिएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम रिलीज होता है नोन एज एंटेरोकाइनेस। अब एंजाइम मुश्किल नहीं है, देखिए सब बायोलॉजी की लैंग्वेज ही है। एंटेरोकाइनेस, बेटा एंटरॉन, बेटा एंट्रॉन का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन, जैसे सील एंट्रॉन, कैविटी विच बिहेव्स लाइक इंटेस्टाइन, सील एंट्रेट्स की प्रॉपर्टी है ना, निडेरियंस की प्रॉपर्टी है। तो एंट्रॉन, आर के एंट्रॉन, प्रिमिटिव गट, ठीक है ना। तो एंट्रॉन वर्ड इंटेस्टाइन से ही आया है, ठीक है ना, जैसे मीज एंट्रॉन, मिड गट, है ना। तो एंट्रॉन, तो एंट्रोकाइनेस इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला काइनेस एंजाइम, एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स है, ठीक है ना, उनसे रिलीज होता है एंटेरोकाइनेस। और ये जो एंटेरोकाइनेस है इसका काम क्या है, ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। क्लियर। अब जब ये एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है, फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट करता है। और फिर ये तीनों एंजाइम जो बचे कुछ प्रोटीन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। बचे कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेप्सिन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेप्सिन। और पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो स्टमक में रिलीज होता है बाय द चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। और जो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में रिलीज होता है और एक्टिवेट होता है टू फॉर्म पेप्सिन अंडर द एसिडिक पीएच, जो HCl बनाता है। और HCl इज रिलीज बाय स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं HCl, जिसकी प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स पर डाइजेस्ट करता है। तो कुछ प्रोटीन्स स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं, बचे कुछ जो प्रोटीन्स है वो इंटेस्टाइन में आते हैं, और फिर उनका इंटेस्टाइन में फर्दर क्या होता है, डाइजेशन होता है अंडर द एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये सारे एंजाइम जाएंगे प्रोटीएस वाले, फिर लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस, दोनों तरीके के डीएनएस एंड आरएनएस। डीएनएस को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएस और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस, आप सिंपली कह सकते हैं न्यूक्लियस। तो हर तरीके का एंजाइम प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में, और ये सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, कहते हैं दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस दोनों मिले और इंटेस्टाइन में आ गए, और इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन क्या करेंगे, शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑडाई याद रखिएगा। नाउ मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक होता है बाइल जूस जिसके कॉम्पोनेंट बता दिए, एक होता है पैनक्रियाटिक जूस जिसके कॉम्पोनेंट्स बता दिए, एक होता है इंटेस्टाइनल जूस उसके कॉम्पोनेंट्स बता देता हूँ। जब पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के अलावा इंटेस्टाइन अपना भी जूस रिलीज करता है, अपना भी एंजाइम रिलीज करता है, विच इंक्लूड्स शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाइक माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, जो माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस को ब्रेक करेंगे। माल्टोस ब्रेक होगा ग्लूकोज ग्लूकोज में, लैक्टोस ब्रेक होगा ग्लूकोज गैलेक्टोस में, और सुक्रोज ब्रेक होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
तो हमारे पास 3 तरीके के शुगर मिलेंगे हमें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। फिर जैसे कि ये चार क्या नाम है इसका, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं प्रोटीन को, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इनका फर्दर डाइजेशन करते हैं डाइपेप्टाइडेसेस, जो रिलीज होते हैं इंटेस्टाइनल जूस से, जिसको हम सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। तो सकस एंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस। फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड तो ब्रेक हो गए न्यूक्लियस से बाय पैंक्रेटिक जूस, तो बने क्या न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर ब्रेक करना इनटू शुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस, ये काम है न्यूक्लियोटाइडेसेस का, जो रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगर ऑर्डर ऑफ एक्शन की बात करूं तो पहले पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम करेंगे, और जब वो काम करके प्रोडक्ट्स बना देंगे तो उनके प्रोडक्ट्स को फर्दर डाइजेस्ट करेंगे आपके इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स। तो इस तरीके से बॉडी में क्या होती है, डाइजेशन होती है। मैं आपको बकल कैविटी का डाइजेशन भी बता देता हूँ। बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो मेनली मेनली शुगर्स का होता है, और शुगर का डाइजेशन होता है। और शुगर की बात करें तो कौन सा शुगर, स्टमक का डाइजेशन होता है। करीब 30% ऑप्टिमम कंडीशन में डाइजेस्ट हो सकता है बकल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा में पाया जाता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बताया पेप्सिन के थ्रू। एंड अगर कोई इन्फेंट है तो रेनिन भी प्रोड्यूस होगा, RENNIN रेनिन। ये केसिन प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है और उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और बकल कैविटी में मेनली शुगर का डाइजेशन होगा। याद रखिएगा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन याद रखिएगा लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है स्टमक और बकल कैविटी दोनों के अंदर, और पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड भी होता है इन द स्टमक एंड बकल कैविटी। खैर, तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी बचा कुचा डाइजेशन होता है। और अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, मेन जगह कौन सी डाइजेशन की, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा, सिंपल सिंपल रिएक्शन डाइजेशन की। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़कर थोड़ी सी नहीं समझ में आती हैं, थोड़ा सा परेशान करती हैं, उन टॉपिक्स को जो फटाफट से ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार जरा अभी तक की चीजें बता देता हूँ, बाद में मैं आपको एक पूरी कहानी की फॉर्म में डायरेक्शन पूरा समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं कि डायरेक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन की। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमें मिलता है अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के। कोई हाइड्रोफिलिक होता है, कोई हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना। शुगर के अंदर मोनोमर्स की फॉर्म में ग्लूकोज, गैलेक्टोज या ये फ्रक्टोज ये रहेगा। और क्या बात है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये ब्रेक होंगे तो उसमें आपके नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरस और राइबोज शुगर ये सब रहेगा। और फैट डाइजेस्ट होंगे, तो फैट की जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की कहानी है वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखिएगा कि लिवर की जो यूनिट है वो हेपाटिक लोब्यूल है, ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि ग्लिसन्स कैप्सूल मैमेलियन लिवर को, मैमेलियन लिवर के हेपाटिक लोब्यूल के कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, तो वो ग्लिसन्स कैप्सूल याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है जरूरी। खैर, बात करते हैं फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। देखिए फैट डाइजेशन का क्या चक्कर है ना, कि फैट होते खुद हाइड्रोफोबिक है, और जो लाइपेज एंजाइम है वो हाइड्रोफिलिक है। भाई वो हाइड्रोफिलिक कह रहा हूँ, वो हाइड्रोलाइटिक है, पानी की प्रेजेंस में डाइजेशन करता है, तो पानी से दूर भागते हैं लिपिड्स। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बाइल सॉल्ट्स हैं लिवर तोड़ के छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इन फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल घुस जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं
कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों ही एम्फीपैथिक होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। तो ये अपना ये हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है उसको लिपिड ड्रॉपलेट के अंदर रखते हैं। ये समझेगा, पहले ये बड़ी सी ड्रॉपलेट थी, मैं थोड़ा आराम आराम से वन बताता हूँ। पहले ये फैट की बड़ी सी ड्रॉपलेट थी, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये टुकड़े हो तो गए, लेकिन ये टुकड़े तो भाई आपस में चिपक के बड़ा टुकड़ा बना लेंगे, लेकिन अभी हम तो ये चाहते नहीं है कि बड़ा टुकड़ा बने, ठीक है। और हम ये भी चाहते हैं कि साथ में ये क्या करें, लाइपेज इन पे काम कर सके। खैर, अब लाइपेज इन पे काम कर सके तो क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल घुस जाता है जो एम्फीपैथिक है, जिसका जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है वो इसके अंदर रहता है, और हाइड्रोफिलिक वाला जो रीजन है या वाटर लविंग जो रीजन है वो बाहर रहता है। इससे ये वाटर से इजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं। फिर लाइपेज एंजाइम आता है, ठीक है, और लाइपेज एंजाइम इसके अंदर इसके अंदर इस मिसल के अंदर घुस के, ठीक है, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के बनाए हुए एनवायरनमेंट की वजह से इसको अंदर से डाइजेस्ट करता है। अंदर डाइजेशन का मतलब इस मिसल के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, आपको पता है ना कि फैट्स ट्राई एसाइल ग्लिसराइड की फॉर्म में होता है, कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की यूनिट्स, उसको लैपेज ब्रेक करता है। ट्राई एसाइल ग्लिसराइड यानी एक ट्राई एसाइल ग्लिसराइड को में से एक फैटी एसिड जो निकाली जाती है वो बन जाता है डाई एसाइल ग्लिसराइड। फिर डाई एसाइल ग्लिसराइड में से एक और फैटी एसिड जो निकाल दी, बन गया मोनो एसाइल ग्लिसराइड। मोनो एसाइल ग्लिसराइड को फिर से डाइजेस्ट किया लाइपेज ने, फिर फैटी एसिड निकाल दिया और बच गया सिर्फ ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड की डाइजेशन के बाद आपको जो मिल जाता है वो होगा एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। लेकिन याद रखिएगा ये अंदर डाइजेशन हुई है, बाहर से वो अभी भी मिसल की फॉर्म में क्या आएगा, नजर आएगा। अब ये मिसल सीधा ल्यूमन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सीधा इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन समस्या अब एक और है, समस्या ये हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मिसल भाई है तो लिपिड के बने हुए, इस लिपिड के बने हुए तेल की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करें, हम ब्लड में कैसे भेज दें। हम ब्लड में भेज नहीं सकते क्योंकि ब्लड में पानी है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में लिपिड इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें इस लिपिड को इस लायक बनाना है कि ये पानी में जा सके, तो हम इसको गोल्जी के पास भेज देते हैं। आपको पता है गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग स्ट्रक्चर, ये सेल के गोल्जी के अंदर जाके गोल्जी क्या करता है, इसके ऊपर प्रोटीन लगा देता सर है। आपकी वॉइस कट रही है। लास्ट का समझ में आया? लास्ट क्या समझ में आया? अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। सर आ रही है पर अब बीच में जो यस ब्रेक सर, कर अब क्लियर आ जाती रही है। है, क्लियर आ रही है। बीच लास्ट बीच क्या में उसकी समझ ब्रेक आवाज हो में बहुत रही कट थी। रही है वैसे। लास्ट क्या समझ में आया बताओ। तो मेरे को तो बस इतना सुनाई दिया था, उसका ब्रेक हो गई थी कि फैटी एसिड्स में आप ग्लिसरॉल वाला और वो 3 चेन वाला बता रहे थे, उसके बाद चलो सारा मैं दोबारा क्लियर बताता हूँ, गायब हो गया था। कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है? यस सर। नो ठीक है। सर। हाँ आर्यन, क्या दिक्कत है? सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। लास्ट क्या समझ में आया था? लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो पापा के लिए फोन आ गया था। नहीं नहीं, कोई 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 लास्ट जो टॉपिक जो लास्ट सुनाओ, लास्ट जो क्लियर आवाज आई थी वो क्या आई थी, वहीं से पिक करेंगे ना पूरा पहले। सर आप कंटिन्यू कर लो, कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया। ठीक है। तो मैं यही बताऊं कि
वापस से बात डिस्कस कर लेते हैं कि लिपिड का जो देखो, बाकी आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। वो एक बार रीडिंग करोगे क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से डाइजेशन हो रही है। मैं एक बार आपको फिर भी एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। अ, सबसे पहले फूड जो है वो बकल कैविटी में आएगा, ठीक है। मैं आपको चलो पूरा एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन करके फिर वापस यहाँ पे आता हूँ। पूरा मैकेनिज्म समझ ही लेते हैं, एब्जॉर्प्शन बाद में डिस्कस करते हैं, रुको। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने खाना खाया, आपने खाना चबाया, चबाने के लिए आपके दांत रिस्पॉन्सिबल है जो आपके 32 होते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो 32 होंगे, और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो फिर कम हो सकते हैं। खैर, तो उस 32 के अंदर आपको पता है डेंटल फॉर्मूला आपका 2123/2123 होता है। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर, ठीक है ना। कि आपके आपके पूरे मुंह को अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, पूरे मुंह को अगर पूरे 4 हिस्सों में बांट दिए, 1 मिनट। हाँ, तो पूरे मुंह को अगर मैं आपको 4 हिस्से में बांट दूं उस तरीके से, ठीक है, तो 2 हिस्से नीचे के होंगे, 2 हिस्से ऊपर के होंगे, 1, 2, 3 और 4। अब क्योंकि आपको पता है कि आप बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हो, आधा बॉडी इस तरफ जैसी है, आधी बॉडी उस तरफ जैसी है, तो मुझे सिर्फ आधी बॉडी के बारे में समझना है। तो आधी बॉडी में जैसा होगा बाकी आधी बॉडी में वैसे ही होगा। तो ऊपर और नीचे की बात करूं तो ऑर्डर में चलें अगर सामने से, तो 2123/2123 आपका डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइंस टीयरिंग में हेल्प करते हैं, और इंसीजर्स बाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16। तो 16 राइट में और 16 कहाँ हो गए, लेफ्ट में। कुल मिला के 32 आपके दांत होते हैं अगर आप एडल्ट हैं तो, जिसमें आप जो आखिरी 3 का जो आखिरी दांत है, मतलब ये 3 में जो आखिरी है, जो आखिरी मोलर है, उसे हम विजडम टूथ बोलते हैं, जो कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता, और कई बहुत लेट आता है, ठीक है ना। जिसका कोई खास खाने में रोल भी नहीं है, क्योंकि हम इतना अंदर जाकर कुछ नहीं चबाते हैं। वो एक टाइम हमारा काम का था, जब हम बांस खाते थे या हम लकड़ियाँ खाते, लकड़ी मतलब ब्रांचेस की डंडियाँ वंडियाँ खाते थे, ठीक है ना। तब तब हमारा पूरा जबड़ा काम करता था चबाने में, तब वो दांत काम में भी आता था। अभी वो जबड़े का कोई काम, जबड़े वाले आखिरी वाले दांत का कोई काम नहीं है, ठीक है। इतनी ग्राइंडिंग हमको करनी नहीं होती, खाना पका के खाते हैं। होमो इरेक्टस के टाइम से आग का फंक्शन हम जानते हैं। 2 मिलियन साल हो गए खाना पका के खाते हुए, तो 2 मिलियन साल से धीरे 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 कम हो गया है। तो इतना कम हो गया कि कईयों में आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको विजडम टूथ बोलते हैं। अब इतनी डिटेल्स में मैं क्रैश कोर्स में नहीं जा सकता, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे जब आपने खाना चबाया, चबाने के बाद आपके मुंह से सलाइवा रिलीज हो रहा है। अब उस सलाइवा में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, चिपचिपे पॉलीसेकेराइड्स हैं। चिपचिपे मतलब जैसे आपको पता है आपका सलाइवा चिपचिपा होता है, ठीक है ना। आप एनवलप भी चिपकाते हो, थूक से चिपका देते हैं, क्यों? क्योंकि म्यूकस है उसके अंदर। अब जो थूक से आप एनवलप चिपका सकते हो, तो थूक से जो आपने खाना, जो आपका डिग्रेड हुआ है, अच्छे से ग्राइंड हुआ है अच्छे से, उस फूड को भी चिपका के आप बोलस बना लेते हो। अब उसको हम बोलस बना रहे हैं, एक एक गोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको हम बोलस बोल देते हैं, ठीक है ना। अब उस बोलस को हम ईसोफेगस के अंदर डाल देते हैं। अब ईसोफेगस में डालने के लिए हमारे जो अपर ईसोफेगस है, वहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं, मतलब वॉलेंट्री मसल्स हैं। हम अपनी मर्जी से निकलते हैं, और जब ये बोलस नीचे जा रहा होता है, उस टाइम पे जो आपका एपिग्लॉटिस है बंद हो जाता है। तो खाना आपके ईसोफेगस से थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब ईसोफेगस अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करके आपके उस बोलस को पेट में ले आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो बोलस बन रहा है, जब सलाइवा आपके फूड पर आया, तो एक तो उसने फूड को चिपचिपा बनाया और निगलने लायक बनाया, ठीक है ना। साथ ही साथ उसने क्या किया, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, जिसने खाने के ऊपर प्रेजेंट आपके स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा देर खाना आपके मुंह में रहेगा, स्टार्च आपके मुंह में रहेगा, उतना ज्यादा वो माल्टोस में ब्रेक होगा। अब स्टार्च होता है फीका, तो स्टार्च में कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो आप आलू खाओगे, आपको आलू का कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, माल्टोस होता है मीठा, ठीक है। तो आप जब आलू को खाते जाओगे, खाते जाओ, खाते मुंह में काफी देर रखोगे,
तो जैसे अगर मुंह में अगर आलू बहुत देर के लिए रहा, आप उसे चबाते गए, मुंह में बहुत देर के लिए रखा, इतना टाइम मिल गया कि सलाइवरी माइलेज उसमें पूरी तरीके से काम कर सके, तो काफी सारा माल्टोस बनेगा। और माल्टोस होता है मीठा, तो आपको मीठा 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 टेस्ट आएगा। सेम ब्रेड के साथ होता है, आप ब्रेड चबाइए कोई टेस्ट नहीं आएगा, आप उसे थोड़ी देर चबाते रहिए मुंह में रखिए, मीठा टेस्ट आएगा। सेम रोटी के साथ होता है, क्योंकि इन सब में स्टार्च है, ठीक है। और पता करना हो स्टार्च है तो आप 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन में डालो, और वो काला हो जाता है, तो दैट इज ब्लू ब्लैक कलर, दैट इज प्रूफ फॉर स्टार्च। खैर, ये एक्सपेरिमेंट हम क्लास 12 में भी करते हैं, ठीक है, आपने भी किया होगा। अब अगर 12th क्लास में कभी आपके बायो लैब के अंदर कि सलाइवरी माइलेज का एक्शन ऑन द फूड, ऑन द जो भी है स्टार्च वगैरह। खैर, तो बोलस बना आपके पेट में गया, अब आपके पेट में एसिड है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर आप उसको उठा के अपने हाथ पे रख ले तो आपका हाथ जल जाए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन आपकी आंतड़ियां, यानी आपका जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं या आपके जो स्टमक के इंटेस्टाइन है, वो उस एसिड से नहीं जलते, ठीक है। कभी कभी आपको आपका जो स्फिंक्टर है, जो स्टमक का और इस वजह का जो स्फिंक्टर है, वो कभी कभी आपका काम करना बंद कर देता है या ठीक से बंद नहीं होता, तो हाँ, तभी एसिड उठ के आपके ईसोफेगस में आ जाता है और छाती में जलन जैसा कॉज करता है, जिसको हम चेस्ट बर्न, ठीक है ना, या कार्डिया एक्लेसिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो खैर, तो वो कभी हो सकता है, उसका रीजन सिंपल था कि उस स्फिंक्टर काम ना करे, तो एसिड जो है आपकी ईसोफेगस में आ जाए और आपका जलन कॉज करेगा। खैर, आपका स्टमक आपका इसलिए नहीं डाइजेस्ट हो रहा उस एसिड से, क्यों? क्योंकि स्टमक के पूरी लाइनिंग में ना बहुत सारा म्यूकस है, बहुत ही ज्यादा म्यूकस है, और ये सारा का सारा म्यूकस रिलीज कर रहे हैं आपके लिए द गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स है, ठीक है, ये जो स्टमक के ग्लैंड्स होते हैं उसके नेक वाले रीजन पे होते हैं, तो इसको हम म्यूकस नेक सेल्स भी बोलते हैं। भाई नेक है, बेस है, ठीक है ना, तो उसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना ग्लैंड का, स्टमक के ग्लैंड्स का, उसके नेक वाले रीजन में ऊपर वाले पार्ट, नेक समझते हो ना, जैसे बॉटल है, बॉटल में जहाँ ढक्कन बांधते हैं उसको नेक बोलते हो, अपर रीजन। तो ऐसी समझ लीजिए ग्लैंड है, ग्लैंड के नेक वाले रीजन में म्यूकस वाले सेल्स है, तो म्यूकस नेक सेल्स बोलते हैं। वो म्यूकस रिलीज करते हैं और वो आपके HCl से बचा के रखता है एलिमेंट्री कैनाल को। HCl रिलीज करने वाला ऑक्जेंटिक सेल्स है, या उनको पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये HCl रिलीज करता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लेकिन HCl अपनी मर्जी से रिलीज नहीं होगा। HCl रिलीज होने की वजह 2-3 होती है। पहला, जैसे कि आपने खाने की खुशबू सूंघी, भाई बहुत टेस्टी खाना बना था, आपने खाने की खुशबू सूंघी, खाने को टेस्ट किया, स्मेल सूंघी, आपके कान में किसी ने बता दिया कि आज घर में छोले भटूरे बने हैं। तो जैसे आपके कान में पड़ा कि छोले भटूरे, आपने छोले भटूरे पहले भी टेस्ट किया, आपको टेस्टी लगते हैं, तो आपके ब्रेन हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा मेडुला ऑब्लांगाटा के पास, और आपका मेडुला ऑब्लांगाटा स्टिमुलेट करेगा आपके स्टमक को, और स्टमक के लोकल हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, दैट इज गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन। तो गैस्ट्रिन और हिस्टामिन के केस में जो मतलब स्टिमुलेट आपको मेडुला ऑब्लांगाटा को करना है, चाहे आप आवाज से करो कि छोले भटूरे बने, चाहे छोले भटूरे की खुशबू हो, चाहे छोलों का टेस्ट हो टंग के ऊपर, तीनों कंडीशन के अंदर आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन जो आपके स्टमक के अंदर एक्सेल रिलीज करवाता है और आपके खाने को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि खाना है, चाहे आपको स्मेल से पता चले, चाहे टेस्ट से पता चले, चाहे कानों से सुन के पता चले, आपके ब्रेन को पता चले कि खाना आ रहा है। खैर, उसके बाद जब खाना पेट में आ जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर है, पेट फूलेगा, पेट जितना स्ट्रेच करेगा, जितना ज्यादा आप खाओगे उतना ज्यादा क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि खाने से पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद फटाफट पानी नहीं पीना चाहिए। बात भी ठीक है कि आप ज्यादा ठंडा ठंडा पानी पियेंगे तो आपका जो HCl है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे और खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। भाई लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ना खाने से पहले खूब पानी पीजिए ना खाने के बाद, क्योंकि दोनों टाइम पे HCl अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खाने के डाइजेशन के लिए। खैर, HCl वाला ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स हो गए। अब सिर्फ HCl तो खाने को डाइजेस्ट करेगा नहीं, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको वो तो खाने को सिर्फ इतना छोटा छोटा बारीक बारीक तोड़ देगा कि अब एंजाइम काम कर सके। भाई मैं यहाँ पे प्रोटीन छोड़ और प्रोटीन का डाइजेस्टिंग एंजाइम करूँ तो ऊपर ऊपर सरफेस पे तो डाइजेशन हो जाएगी, अंदर कौन डाइजेशन करेगा? भाई समझो, बात को समझना कि अगर मैंने सामने पनीर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, बड़ा सा पनीर का टुकड़ा, ठीक है, और उसके ऊपर डाल दिया हमने पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करेगा? थोड़ा बहुत जो डाइजेशन हो पाएगा प्रोटीन का सरफेस वही करेगा, क्या ही कर लेगा डाइजेशन। अब आप वही समझो, उसी पनीर के टुकड़े को मैंने क्या कहते हैं उसको, कद्दूकस, है ना, ग्राइंड
है ना, वो उसको कर दिया मैंने अच्छे से, है ना, उसका भूरा बना दिया एकदम, ठीक है ना, जैसे भुर्जी बनाते हैं, तो एकदम भूरा बना दिया। अब मैंने पेप्सिन डाला, ठीक है। अब के कैसा डाइजेशन होगा प्रोटीन का, बहुत बढ़िया होगा, छोटे टुकड़ों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर एक मॉलिक्यूल पर डाइजेशन हो रहा है। अब मान लो मैंने उसको और छोटा कर दिया, तो जितना छोटा करता जाऊंगा उतना डाइजेशन ईजी होता रहेगा। तो एचसीएल क्या कर रहा है, खाने को इतना छोटा इतना बारीक कर दे रहा है कि जो एंजाइम है वो इजिली उस पर काम कर सके। तो एचसीएल की वजह से खाना एकदम बढ़िया हो चुका है, जहाँ पे एंजाइम काम कर सकते हैं। तो पेप्सिन वेप्सिन उसमें क्या कर सकता है, इजिली डाइजेशन कर सकता है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं सिर्फ, बेसिकली भैंस का पिए, गाय का पिए, बकरी का पिए, या मदर्स मिल्क पिए इनिशियल टाइम पे, कोई भी मर्ज भी उनको, उनकी प्राइमरी डाइट क्या होती है, दूध ही होती है, दूध ही रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगी तो उनको वर्कर या मरासमस हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को हो सकता है, तो वो दूध पीते हैं सिर्फ। अब दूध में क्या होता है, में होता है लैक्टोफेरिन होता है, और एक बड़ा प्यारा प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन। अब वो केसिन प्रोटीन तो भैया हमारे बस की बात नहीं कर सके डाइजेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैराकैसिनेट बनाना जरूरी है। आप केसिन से पैराकैसिनेट बना दो, फिर पेप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन सिंपल केसिन डाइजेस्ट करना बस की बात नहीं है पेप्सिन के। तो हम एक अलग एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम रेनिन बोलते हैं, RENNIN, रेनिन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, RENNIN, रेनिन। ये रेनिन स्पेसिफिकली जो केसिन प्रोटीन है स्टमक का, उसको डाइजेस्ट करता है, पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, फिर बाकी के काम संभाल लेता है पेप्सिन और बाकी एंजाइम्स। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात सिर्फ हमारी तब तक थी जब तक हमारे पास ये था, केसिन था, ठीक है। बाकी लैक्ट एल्बुमिन, लैक्टोफेरिन, वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ही केसिन की थी, जो रेनिन सॉल्व कर देता है। बच्चों में ज्यादा रिलीज होता है, धीरे धीरे हमारी मिल्क की कंजम्पशन कम हो जाती है, इंटेस्टाइन प्राइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है प्रोटीन डाइजेशन में, स्टमक का रोल कम हो जाता है। तो भाई हमारा रेनिन का अमाउंट धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि मुंह में सलाइवरी अमाइलेस ने अमाइलोस डाइजेस्ट किया, पेट में प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा लिपिड डाइजेस्ट हुआ, मगर खाना पूरा डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ। घूमता फिरता ये खाना पहुंच गया आपके इंटेस्टाइन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा मैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अब पे अटेंशन। अब हुआ ये कि आपने स्टमक से खाना निकाला और पहुंचा दिया इसमें इंटेस्टाइन में। अब स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में पहुंचाओगे, पैसे पहुंचाओगे कैसे? पहुंचाने के लिए स्फिंक्टर खोलना पड़ेगा, जो पैलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में है। स्टमक और इंटेस्टाइन का स्फिंक्टर है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर ही बोलते हैं, या उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि उस स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में होता है। स्टमक के 3 पार्ट्स है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। एनसीईआरटी में पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 पार्ट्स है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक स्टार्टिंग वाला पार्ट है जिससे इसोफेगस जुड़ा हुआ है, और पाइलोरिक वो वाला पार्ट है जिससे इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है। तो कार्डियक वाला जो स्फिंक्टर अब खुलेगा और फूड आ जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। अब पहली बात समझना ध्यान से, कि जब तुमने खाना उठाकर स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा कि जो स्टमक है उसके अंदर जो HCl रिलीज हो रहा है उसको रोको, उसके अंदर पेप्सिन रिलीज हो रहा है उसको रोको। नहीं रोकोगे तो कोई बात नहीं, स्टमक जल जाएगा, पेट जल जाएगा, मर जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उस पहले सबसे पहले उसको रोका जाए, क्योंकि खाली पेट HCl रिलीज होता है, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है। तो पेट खाली हो चुका है, फूड इंटेस्टाइन में कर रहा है, तो पहला काम क्या है, उस HCl को और रिलीज होने से बंद कर देना। जो कौन करेगा, जैसे इंटेस्टाइन में फूड आएगा, फटाफट से एक हार्मोन रिलीज होता है, GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। स्टमक को इनिबिट करने वाला पॉलीपेप्टाइड। सब कुछ क्लियर हो गया। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, हार्मोन का नेचर कैसा है, पॉलीपेप्टाइड है, इनिबिटरी है, स्टमक का इनिबिटरी हार्मोन है। स्टमक मतलब रिलीज ड्यूडेनम से हो रहा है, लेकिन काम स्टमक पे कर रहा है GIP। बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो दिल्ली NCR से बिलोंग नहीं करते, उनको बड़ा मुश्किल होता है GIP याद रखना। आपके लिए GIP बहुत आसान है, नोएडा में मॉल है, याद रखना, सेक्टर 18 में, ठीक है, गए भी हो गए आप, तो उसके नाम से याद रखो, GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ऑल्सो नोन एज एंटेरोगैस्ट्रॉन। अब वो भी क्लियर है, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रॉन मतलब स्टमक। तो इंटेस्टाइन से रिलीज होगा, स्टमक पे काम करेगा, एंटेरोगैस्ट्रॉन, ठीक है। ये हार्मोन है, ये स्टमक का HCl बंद कर देता है। अब स्टमक का HCl बंद हुआ, ठीक है, तो फूड आ गया आपके इंटेस्टाइन में, आ चुका है और तैयारी हो गई है डाइजेशन की। लेकिन परंतु समस्या ये है कि जो इंटेस्टाइन है, जो फूड आया, वो तो एसिडिक है, वो तो वही एसिड में डूब के आया ना। अब एसिड में डूब के आओगे तो एसिडिक ही रहोगे, और इंटेस्टाइन का एनवायरमेंट भी कैसे कर दोगे, एसिडिक। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो होता है लिपिड्स का
सब चीज का डाइजेशन होता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं जो या तो पैनक्रियाज से आ रहे हैं या इंटेस्टाइन से खुद से आ रहे हैं, लिवर से कोई एंजाइम नहीं आता। तो जो एंजाइम है इंटेस्टाइन के, वो कहते हैं कि हम एसिडिक एनवायरमेंट में डाइजेशन नहीं करेंगे। इनका अपना नखरा है कि हम नहीं करेंगे एसिड वाला एनवायरमेंट में डाइजेशन, हम करेंगे एल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन। तो भाई इनको एल्कलाइन मीडियम लाके दो। अब इनको एल्कलाइन मीडियम कहाँ से लाके दो? दो लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहला, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के छोड़ो, मैं ही काम करता हूँ, मैं ही बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करता हूँ। तो ये आसपास ब्लड जा रहा है ना, ब्लड से पकड़ पकड़ के H+ CO3- ले लेके H2CO3 बना के HCO3- के आयंस बना के मतलब एल्कलाइन मीडियम देगा बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से एलिमेंट्री कैनाल में, कि भाई लो एनवायरमेंट लो और करो डाइजेशन शुरू करो। लेकिन अकेला इंटेस्टाइन भी कितना कर लेगा? ठीक है, तो वो मदद मांगता है पैनक्रियाज से कि भाई तू भी मेरी हेल्प कर, तू किस लिए बैठा है यहाँ पे, तेरा कोई काम नहीं है क्या, तू बाहर निकल जाओ बॉडी से। तो पैनक्रियाज से बोलता है कि तू भी मेरी मदद कर, बिना अकेला मैं क्या करूंगा। तो पैनक्रियाज को व्हाट्सएप तो करेगा नहीं, तो पैनक्रियाज को हार्मोन से बोलेगा। पैनक्रियाज थोड़ा समझता है, वो तो सिर्फ रिसेप्टर या हार्मोन की बात समझता है। तो पैनक्रियाज को बोलना पड़ेगा एक हार्मोन से, और उस हार्मोन का नाम है, बताया तो मैं आपको, सेक्रेटिन, SECRETIN। ठीक है ना। तो सेक्रेटिन वो वाला हार्मोन है जो इंटेस्टाइन से अगेन रिलीज होगा। इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, ये मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ये इंटेस्टाइन बहुत, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एंडोक्राइन मतलब चैप्टर नंबर 22 है ना, उसके अंदर साथ साथ दे रखे हैं। ठीक है, वहां पर समझने से अच्छा यहाँ समझ लो, क्योंकि यहाँ रिलेटेड है, आएगा एग्जाम में वो सेक्रेटिन कहाँ से आ गया। तो सेक्रेटिन हार्मोन है, याद रखना, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। काम क्या है? पैनक्रियाज को बोलना कि बायोकार्बोनेट आयन रिलीज करो। तो पैनक्रियाज बायोकार्बोनेट आयंस को रिलीज करेगा और माहौल तैयार हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो याद रखना, पहले स्टमक में डाइजेशन हुआ, फिर स्टमक का HCl बंद किया गया जब इंटेस्टाइन में फूड आया, और फिर इंटेस्टाइन में माहौल बनाया गया डाइजेशन का। ठीक है, अब डाइजेशन का माहौल तो बना दिया, अब किसको बुलाएंगे हम? अब एंजाइम को बुलाएंगे। तो एंजाइम अपना थोड़ी ना आएगा, एंजाइम के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक दूसरा हार्मोन है जिसको मैं बोलता हूँ CCK-PZ, कॉलसिस्टोकाइनिन। कॉल मतलब बाइल, सिस्टिक मतलब सिस्टिक डक्ट, काइनिन मतलब स्टिमुलेशन। तो अगेन कॉलसिस्टोकाइनिन हार्मोन गॉल ब्लैडर को बोलेगा चल बाइल जूस रिलीज कर, और उसके पास बाइल कहाँ से आया? लिवर ने बना के दिया। ठीक है, तो लिवर गॉल ब्लैडर को बाइल बना के देता है, इसका काम उसको स्टोर रखना है, कंसंट्रेट करना है और रिलीज करना है। बस स्टोर, कंसंट्रेट और रिलीज, बनाएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक स्टोर हाउस है बाइल का, और रिलीज। ठीक है ना भाई, गोडाउन है तो भाई स्टोर गोडाउन में करोगे तो निकालोगे भी गोडाउन से। ठीक है, तो ये से बाइल आता है। अच्छा, PZ पैनक्रियाज है, इसी हार्मोन का दूसरा टाइप है, अलग रिसेप्टर से बाइंड करता है, पैनक्रियाज के रिसेप्टर से बाइंड करता है। पैनक्रियाज आपको पता है, पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड ऑर्गन, है ना, कि भाई एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट नहीं पता हो तो बता देता हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये वर्ड याद रखना, आइलेट्स। ठीक है ना, ऑफ लैंगरहैंस, LANGERHAN, लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा? वही इंसुलिन, ग्लूकागॉन, है ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब हार्मोन। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एसिनार पार्ट। एसिनार पार्ट एक्सोक्राइन है, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, वो एंजाइम रिलीज करेगा। वो एंजाइम पैनक्रियाज से आएंगे और लिवर से बाइल जूस आएगा, दोनों मिलके स्टिंक्चर ऑफ ओडाइक खुलेगा, तो आ जाएंगे किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइल जूस के कंपोनेंट्स क्या है और पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैनक्रियाटिक जूस के अपने सारे एंजाइम्स हैं और बाइल जूस के अपने अपने बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, वो सब चीजें हैं। तो इनके कंपोनेंट्स एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। खैर, अब जैसा कि फूड स्टमक से आया था, क्या क्या आया था? कुछ स्टार्च आया था भाई, सारा स्टार्च सुना मुंह में डाइजेस्ट हो गया। जो बचा कुचा स्टार्च है उसको पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक अमाइलेज उस पर काम करेगा, उसको माल्टोस में ब्रेक करेगा। हो गया माल्टोस में ब्रेक, वेरी गुड, छोड़ दो। प्रोटीन पे आ जाओ। प्रोटीन, प्रोटियोसोस और पेप्टोन्स जो स्टमक से टूट के आए थे और कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे, जहां पेप्सिन पहुंच नहीं पाया होगा, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन एक्टिव हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटेरोकाइनेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। तो ये एंजाइम एक्टिवेट होके प्रोटीन डाइजेस्टिंग, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे डाइपेप्टाइड्स में, मतलब कि दो अमीनो एसिड के जोड़े में।
ठीक, ये भी काम हो गया, छोड़ दो। लिपिड की डाइजेशन के लिए जो तामझाम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा भाई, न्यूक्लिक एसिड का समझ लो भाई। न्यूक्लिक एसिड के नाम पे क्या तुम्हारे पास डीएनए और आरएनए कहाँ से आया? कुछ भी खाओगे तो सेल तो खाओगे ना। तुमने पत्ती भी खा ली, तुमने पालक भी खा ली, कुछ भी खाया, टिंडा खाया, गोभी खाई, जो भी खाया है, खाए तो सेल्स ही ना। सेल्स खाए तो न्यूक्लिक एसिड तो होंगे। अब न्यूक्लिक एसिड होंगे तो क्या होंगे? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए थोड़ा ना उठा के अंदर यूज कर लोगे, डीएनए को तोड़ोगे ना, न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे तोड़ोगे। तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस कहाँ से आया? पैनक्रियाटिक एंजाइम में होता है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है। कैसे? सिंपल सिंपल न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देता है, बस इतना ही काम। तो स्टमक कहता है ये पैनक्रियास का जूस कहता है कि मैं तो इतना डाइजेशन कर सकता हूँ, शुगर को माल्टोस में, स्टार्च को, ठीक है, लैक्टोस, सुक्रोस, इनको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में, बस, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में। इतना ही मेरी कैपेबिलिटी है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब इंटेस्टाइन कहता है कि भाई ठीक है, तू पैनक्रियास है, तुझसे जो बन पाया तूने किया, काम तो मेरा है डाइजेशन, तो आगे काम मैं ही करता हूँ। तो फिर वो रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस, मतलब इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स, जो प्रोडक्ट जो बने हैं पैनक्रियास से उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब जो ये माल्टोस बना है उसको फर्दर ब्रेक करेंगे। माल्टोस 2 ग्लूकोज से बना है तो उसको तोड़ दो, 2 ग्लूकोज मिल गए। ये इंटेस्टाइनल जूस ने किया। कौन सा एंजाइम? माल्टेस। अच्छा, सुक्रोस है, उसको भी तोड़ दो, एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रक्टोस मिला। किसने किया? सुक्रेस ने। कहां से आया? इंटेस्टाइनल जूस से। लैक्टोस है, दूध पिया होगा तो लैक्टोस भी आया होगा, मिल्क शुगर, ठीक है ना, दही भी खाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, उसको तोड़ा, लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में, भाई वो भी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। उससे ज्यादा नहीं तोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इतना शुगर क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। तो हमारे पास 3 तरीके के शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रक्टोस। चलो, शुगर का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन डाइपेप्टाइड से पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया। कौन काम करेगा? पेप्टाइडिस, डाइपेप्टाइडिस, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में मिला था। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक फास्फोरस होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और एक शुगर होती है। अब तुमको इतना भी नहीं मालूम तो तुम फिर काहे की तैयारी करो नीट की, ठीक है। तो याद रखो, एक फास्फोरस, एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर होता है, ये पता है आपको न्यूक्लियोटाइड में। इसको ब्रेक कर दो, फास्फोरस अलग कर दो, ठीक है, फास्फोरस अलग करते ही न्यूक्लियोसाइड हो गया। फिर न्यूक्लियोसाइडेस ने काम किया तो शुगर अलग हो गया, नाइट्रोजनस बेस अलग हो गया। तो ये पूरा डाइजेशन हो गया किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, तो इतना काम खत्म हो गया। मतलब जितना डाइजेशन करना था मैंने कर दिया। तो काम किस किसने किया? पहले सलाइवी अमाइलेज ने, फिर क्या कहते हैं इसको स्टमक के एचसीएल और पेप्सिन ने, फिर इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस ने, और फाइनली काम किया इंटेस्टाइन के जूस ने। अब इसमें जो सारी के सारा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, और ये सारा पार्ट जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ये एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा कम समझ में आता है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो है लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिटेल में आपको समझा रहा था। इतना समझ में आ गया? लिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें। यस सर। जी सर। आप सुनो, हम तेल के नाम पे क्या खाते हैं? हम तेल के नाम पे खाते हैं ट्राई एथाइल ग्लिसराइड्स। भाई हम चाहे ऑलिव ऑयल खाएं, ठीक है, चाहे सरसों का तेल खाएं, चाहे घी खाएं, मक्खन खाएं, बटर खाएं, जो मर्जी खाएं, हम खा रहे हैं ट्राई एथाइल ग्लिसराइड्स। बता देता हूं आपको। ट्राई एथाइल ग्लिसराइड कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। तो अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को एक एक करके फैटी एसिड अलग करना है। भाई ठीक है, पहले लाइपेस ने काम किया, चल भाई तू बाहर चल, ये बाहर आ गया, एक बाहर आ गया। फिर लाइपेस ने काम किया, चल भाई तू भी बाहर चल, 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर तीसरे ने काम किया, चल भाई तू भी बाहर चल, तो तीसरा भी बाहर आ गया। तो ऐसे करके हमें 3 फैटी एसिड चेन क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक, 3 फैटी एसिड चेन अलग हुई, और बचा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया? अलग हो गया। ये डाइजेशन है जो लिपिड की होती है। लेकिन ये जितनी दिख रही है आसान, उतनी आसान नहीं होती।
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है इसके अंदर, बड़ा समझाता हूँ मैं आपको। देखो इस डायग्राम पे आ जाओ, बाकी कहानी पूरी सुन लेना, लेकिन कहानी का निचोड़ ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास ये बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है, बड़ा सा, है ना। अब इस बड़े से ड्रॉपलेट्स में ना आप डाइजेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेस है, और लाइपेस को पसंद है कि भाई हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट रहे, और लिपिड है, तेल है भैया, हाइड्रोफोबिक है वो, उसको कैसे डाइजेस्ट कर लोगे? तो इसलिए क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट्स हैं, जो बाइल जूस से आए हैं, उनका काम क्या है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करना, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे आपके कपड़ों की मैल डिटर्जेंट जिसमें काम करता है, डिटर्जेंट भी ये करता है, ठीक है ना। वैसे ही यही वही इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे भी हो रहा है फैट का। अब फैट के छोटे 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 टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों के अंदर हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए कि भाई लाइपेस आ सके और डाइजेस्ट कर सके। अब ये मत समझना कि एक फैट की ड्रॉपलेट एक ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक फैट की छोटी सी ड्रॉपलेट के अंदर ना बेटा बहुत सारे ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स है, हजारों ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स है, ठीक है ना। अभी भी इसके अंदर हजारों ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अंदर जाएगा लाइपेस, इस ट्राई एसाइल ग्लिसराइड को, जैसे अभी बताया ना वो रिएक्शन से एक एक फैटी एसिड की चेन के अलग करना कर देगा। तो अब ये रहेंगी तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट सी, ठीक है, रहेंगी ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट सी, ठीक है, बाहर से लिपिड की ड्रॉप के फॉर्म में नजर आएंगी। पहले के और अब के मिसल में क्या फर्क है, इस छोटे ड्रॉप को मिसल बोलते हैं। पहले के और अब के मिसल में क्या फर्क है कि पहले के मिसल में ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स के ग्रुप बने हुए थे। अब जो मिसल का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर डाइजेशन हो चुकी है, बन चुका है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन, एक ट्राइएसाइल ग्लिसराइड से आए हैं। तो अगर हजार ट्राइएसाइल ग्लिसराइड थे तो एक ड्रॉपलेट के अंदर 1000 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स और 3000 फैटी एसिड चेन के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। खैर, डाइजेस्ट हो गया। अब हमारा काम है कि इसको एब्जॉर्ब करा दो भाई। डाइजेस्ट करके एलिमेंट्री के नाम थोड़ा अपने पास रखना है, सारी एनर्जी पेट में थोड़ा समाई है। एनर्जी तो हमें लिवर में मिलती है एटीपी की फॉर्म में, मेनली लिवर है हमारा एनर्जी जनरेट करने के लिए, लिवर करेगा सारा मेटाबॉलिज्म। तो भाई सबको लिवर के पास पहुंचाना होता है, और लिवर के पास जाने के लिए आपको कोई घूम फिर के नहीं जाना। इंटेस्टाइन और लिवर डायरेक्टली ब्लड से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना भाई। डायरेक्ट फ्लाइट है लिवर के लिए, आप सीधा बैठो पहुंच जाओ। भाई किसी और ऑर्गन में अगर जाना होता है तो हार्ट, लंग्स, फिर हार्ट, फिर दूसरी जगह से जाना पड़ता है। मान लो मुझे किडनी में जाना है तो इंटेस्टाइन से पहले जाऊंगा, इंटेस्टाइन से पहुंचूंगा पहले हार्ट के पास राइट साइड में, फिर हार्ट के राइट साइड से आऊंगा लंग्स में, लंग्स से वापस आऊंगा लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड के थ्रू, फिर पहुंचूंगा मैं किडनी के पास। तो मतलब किडनी के पास डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंटेस्टाइन से, ठीक है ना, घूम फिर के जाना पड़ता है। लेकिन लिवर के पास जाने के लिए डायरेक्ट ब्लड जाता है थ्रू नॉट जस्ट इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो आपको बस इंटेस्टाइन के ब्लड में चीजें पहुंचा देनी है, तो अपना लिवर में जाके अपना काम कर लेंगी। तो कहने का मतलब ये कि पहुंचाना तो सब कुछ ब्लड में ही है, ठीक है, और ब्लड में ना जा सके तो लिम्फ में, ये दो ही है रास्ता हमारे पास। अब समस्या ये है कि चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, दोनों में है तो पानी, और पानी में तेल कैसे घोल दोगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करा दोगे, बड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए हम मिसल को क्या करते हैं, इसको इस लायक बनाते हैं कि ये पानी में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, ब्लड में लिम्फ में जा सके। तो हम मिसल को एब्जॉर्ब करा लेते हैं इंटेस्टाइन में, जो आसान होता है क्योंकि इंटेस्टाइन के जो एपिथेलिया है वो लिपिड की बनी हुई है, तो इजिली डिफ्यूज कर जाता है। डिफ्यूज करके अंदर आ गया मिसल। तो ये याद रखना कि जो म्यूकोसल एपिथेलिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जो लिपिड एब्जॉर्ब हो रहा है वो मिसल की फॉर्म में हो रहा है। अब इस मिसल को पानी में एब्जॉर्ब होने के लायक बनाने के लिए हम इसको गोल्जी के पास भेज देते हैं कि भाई इसको तैयार कर दो, इसका मेकअप कर दो, ताकि पहचान में ना आए कि हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक हो जाए। तो गोल्जी क्या करता है, इस लिपिड के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग बना देता है, जो उसका काम भी है, ठीक है ना, पैकेजिंग करना। प्रोटीन के ऊपर पैकेजिंग कर देता है। अब प्रोटीन से क्या होगा, बड़ा सराफ तरीके से पैकेजिंग करता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे अमीनो एसिड लगा देता है, ऐसा प्रोटीन लगाता है जो कंप्लीटली चार्ज या हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है ना अमीनो एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, है ना, और पोलर अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वैसे अमीनो एसिड मेनली लगा देता है, जिससे पूरी की पूरी लिपिड की ड्रॉपलेट बाहर से हाइड्रोफिलिक हो जाती है। अब ये स्ट्रक्चर को हम मिसल नहीं बोलते, ठीक है ना। अब ये
लिपिड नहीं रहा, अब ये बन गया लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, इसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काइलोमाइक्रॉन बन चुका है, ठीक है, द काइलोमाइक्रॉन। अब ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया ताकि हम इसको पानी के रास्ते लेके जा सकें। तो ठीक है, अब इसको हम पहुंचाते हैं सीधा, हमने कहा चलो इसको ब्लड के अंदर पहुंचा देते हैं। अब जैसे हम इसको ब्लड के अंदर पहुंचाने गए तो हमने ये देखा कि एक तो लिपिड, मिसल, ऊपर से प्रोटीन की कोटिंग, साइज इतना बड़ा हो गया कि ये ब्लड कैपिलरी के पोर के थ्रू जा ही नहीं पा रहा। भाई ब्लड कैपिलरी के पोर होते हैं बहुत ही छोटे, उस छोटे छोटे पोर में से कैसे निकाल लोगे काइलोमाइक्रॉन, कैसे निकाल लोगे मिसल? तो भाई काइलोमाइक्रॉन बनने की वजह से, मिसल बनने की होने की वजह से, ये साइज बड़ा होने की वजह से ये ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा पाता। इसलिए हमारे पास दूसरा रास्ता है लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी की ओपनिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, ब्लड कैपिलरी के मुकाबले काफी बड़ी होती है, जहां पे इजिली घुस जाता है। तो ब्लड की जगह पर ये एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के अंदर, ठीक है ना, जो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। लिम्फ की जो ब्लड वेसल इसे एब्जॉर्ब कर रही है बेटा, उसका नाम है लैक्टियल। ये भी नाम याद रखना, लैक्टियल, LACTEL, लैक्टियल, ठीक है ना। तो ये इसको एब्जॉर्ब करती है, लैक्टियल लिम्फेटिक कैपिलरी है। अच्छा, इसमें भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे लिए, क्यों? क्योंकि लिम्फ ने भी घूमता फिरता, ठीक है, एक ब्लड वेन में ओपन अप होना है। उस ब्लड वेन का नाम है सब क्लैवियन वेन, सब CLAVIAN, क्लैवियन, ठीक है ना, सब क्लैवियन। तो सब क्लैवियन जो वेन है, ठीक है, उस सब क्लैवियन वेन के अंदर ये जाके क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब लिम्फ एब्जॉर्ब क्या हो, ब्लड, सॉरी, जो लिम्फ है वो अल्टीमेटली सब क्लेविन वेन के अंदर खुलता है, मतलब ब्लड के अंदर जाके खुल जाता है। तो ये जो फैट है वो जाके सब क्लेविन वेन में जाएंगे और ब्लड के पार्ट बन जाएंगे, और एक बार चीज ब्लड में है तो घूमते फिरते लिवर में पहुंच ही जाएगी, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लिपिड्स अल्टीमेटली, इस कहानी का निचोड़ ये है कि जो बाइल के सॉल्ट्स हैं वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मिसल के नाम से ये इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जाने के लिए जो चीज जाती है उसे हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। याद रखना, काइलोमाइक्रॉन लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर और मिसल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। मिसल ओनली लिपिड, काइलोमाइक्रॉन लिपोप्रोटीन। ये कहानी है फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। अब सबसे ट्रिकी पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फ्रक्टोज और बाकी सारी कहानी, जिसमें से मैं आपको फैट के डाइजेशन की बात नहीं करूंगा कि फैट का डाइजेशन आपको क्लियर हो गया कि कैसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुआ। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की। पहले शुगर्स की बात करते हैं कि शुगर कैसे एब्जॉर्ब हो रही है। देखो, फ्रक्टोज जो है उसका सिंपल से है ना, पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, सिंपली उसका ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, मतलब कैरियर प्रोटीन है, वो अपने कैरियर प्रोटीन से जुड़ती है और कैरियर प्रोटीन से सीधा क्या होती है, आपके एपिथीलिया में आती है और एपिथीलिया सीधा ब्लड में चली जाती है। फ्रक्टोज का लेवल वैसे ही ब्लड में बहुत कम होता है, इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल्स में फ्रक्टोज का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है कभी कोई इसको रोकता टोकता नहीं है, एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। ग्लूकोज भी सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, शुरू में। देखो एक्चुअली ब्लड शुगर का ना, ऑलरेडी ब्लड शुगर में एक पर्टिकुलर लेवल होता है ना, ऑलरेडी आपके ब्लड में शुगर होती है। जब तक इंटेस्टाइन के जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसका अमाउंट जब तक आपके ब्लड शुगर के से ज्यादा होता है, मतलब ब्लड में मान लो 20 मॉलिक्यूल शुगर है, जब तक ये 40 मॉलिक्यूल रहेगी तब तक तो ये पैसिवली सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बराबर हो गई कि ब्लड में भी 20 है, इंटेस्टाइन में भी 20 है, सॉरी ब्लड में भी 20 है और इंटेस्टाइन के ल्यूमन में भी 20 है, अब समस्या आएगी। अब इसका जो मूवमेंट है, इसके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी। तब इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। खैर चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक है, दोनों ही फॉर्म से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। अच्छा, लेकिन ट्रांसपोर्ट चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बता देता हूँ। ग्लूकोज अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता, ग्लूकोज का एपिथीलिया में अंदर आने के लिए जो ट्रांसपोर्टर है वो कॉमन है, किसका, एक तो ग्लूकोज का, दूसरा सोडियम का। तो सोडियम और ग्लूकोज, ठीक है,
दोनों ही एक साथ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम रहता है, ग्लूकोज भी आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से ब्लड में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टर है वो इकलौता ग्लूकोज का ही है, वो समस्या नहीं है। तो आने के लिए इसका सोडियम के साथ ट्रांसपोर्टर है, और फिर ब्लड में जाने के लिए इसका अपना ट्रांसपोर्टर है, GLUT, ठीक है। तो आएगा सोडियम के साथ। अच्छा, अब जब ग्लूकोज लेवल जो थोड़ा बहुत, अगर ग्लूकोज ने चीनी कम खाई है और लेट से वो ब्लड में ऑलरेडी उतनी चीनी है, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और सोडियम के साथ क्योंकि ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, तो उसी एनर्जी के साथ साथ ग्लूकोज पे अंदर आ जाता है। तो जो ग्लूकोज का जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो भी रहा है ना, तो वो एनर्जी हम डायरेक्टली ग्लूकोज के लिए स्पेंड नहीं कर रहे, तो एनर्जी हम सोडियम को लाने के लिए स्पेंड कर रहे हैं। और सोडियम क्योंकि आ रहा है, तो उसके वजह से ग्लूकोज भी साथ में आ पा रहा है। अरे बस ये तो हो गया कि एक के साथ एक फ्री, कि आपने एक पिज्जा लिया और उसके साथ दूसरा पिज्जा आपको फ्री मिल रहा है। तो जो फ्री वाला पिज्जा है वो ग्लूकोज है, और जो पैसे देके खर्च करके खरीदा हुआ है वो क्या कहते हैं, वो सोडियम है, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि दो पिज्जा आ रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, तो कौन सा फ्री आप कैसे कह सकते हो, बात तो वो भी ठीक है, ठीक है, वो बात आपकी एकदम ठीक है। तो हम जनरली हम यही बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी हम डायरेक्टली सोडियम को खर्च करने के लिए लगा रहे हैं, तो साथ में जो ग्लूकोज है वो क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है, ठीक है। तो जो आप समझ लो ग्लूकोज, आप मान के चलो कि ये फ्री वाला, हमें पता है कौन सा फ्री है, ठीक है ना। कैसे पता, उसकी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो ग्लूकोज फ्री वाला है और सोडियम एनर्जी वाला है, ठीक है। अब आप एक इनडायरेक्टली एक बात समझो, मेरी बात समझना, ये इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ग्लूकोज फ्री आया सोडियम के साथ, तो ये बताओ कि ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ या पैसिव। तो उसके सिंपल सी बात है कि अगर एक एक लेट से 1 किलो च्यवनप्राश के साथ आपको 100 ग्राम चाय पत्ती मान लो मुफ्त मिल जाए, तो इसका मतलब छोड़ना होता है कि आपको चाय पत्ती मुफ्त मिली है, वो तो उन्होंने प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया ना। आपने तो एक तरीके से दोनों के पैसे दिए, वो तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है, वो फ्री नहीं है, उसके जो पैसे हैं या उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है आपके जो सामान आप ले रहे हो उसकी कॉस्ट में। तो वैसे ही सोडियम के लिए आपने जरूर एनर्जी स्पेंड करी है, आपने खरीदा जरूर च्यवनप्राश है, 100 ग्राम को चीनी मुफ्त मिली है, लेकिन वो मुफ्त के लिए भी आपने पैसे दिए हैं, वो एडजस्टेड हैं। तो सिमिलरली आप ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव इस केस में बोल सकते हो, कि सोडियम के साथ जरूर आया लेकिन हुआ एक्टिव। अब सवाल ये होता है कि क्या हमेशा एक्टिव हो, मैं बोलूंगा नहीं। तो उसका सवाल याद रखेगा कि जब शुगर का अमाउंट ब्लड के शुगर के अमाउंट के बराबर होगा या उससे कम होगा, उस टाइम पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। जब ऑफ कोर्स ब्लड शुगर लेवल से ज्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल कम होगा, तब उस टाइम पे कैसा होगा, पैसिव होगा। भाई सिंपल सी बात है, अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ आएगा, ब्लड में लो कंसंट्रेशन है, पेट में चीनी भर भर के खाई है, तो फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर डाइटरी जो कंपोनेंट है वो कम है और ब्लड का कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बड़े सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसका ट्रांसपोर्टर है सोडियम वाला, ठीक है, वो ग्लूकोज और सोडियम का तो है ही है, दोनों जाएंगे साथ में, लेकिन वो जरूरी नहीं कि पैकेज ग्लूकोज हो, वो गैलेक्टोज भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि जो सोडियम ग्लूकोज का कपल ट्रांसपोर्टर है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का कॉमन है। मतलब दोनों में रेस लेके लगेगी, जो बाइंड करके वो निकल गया। तो कभी ग्लूकोज सोडियम के साथ जाएगा, कभी गैलेक्टोज पे सोडियम जाएगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज सेम मैकेनिज्म विद सोडियम। अच्छा, और फ्रक्टोज अकेला हो जाता है, ठीक है, और फ्रक्टोज का अमाउंट हमेशा ब्लड में कम होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन है ना, या सॉरी सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तीसरा आता है आपका जो कॉन्सेप्ट आता है अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड्स भी भाई वेरी करेंगे, ठीक है, कोई हाइड्रोफोबिक है, कोई हाइड्रोफिलिक है। अब जैसे कोई सिंपल ग्लाइसिन टाइप का अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो वो सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉरी, अगर ग्लाइसिन टाइप का अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक है, तो सीधा सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब कोई अमाइनो एसिड है पोलर है, तो भाई उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब कैरियर प्रोटीन लगाया हमने, तो भाई वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है। अमाइनो अमाइनो एसिड कैसे लें, तो वो अमाइनो एसिड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब कर लिया। तो अमाइनो एसिड भी तीनों तरीके से एब्जॉर्ब होगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट।
एंड नेचर ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल, फैसिलिटीज एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब बोलो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। क्या क्लियर नहीं हुआ? वॉइस वॉइस लास्ट क्या समझ में आया? बेटा लास्ट क्या समझ में आया? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्या समझ में आया? मैं एक काम कर रहा हूँ, रिजॉइन करता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। बेटा क्लास के बाद आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है और मैंने आपको एक मैसेज डाला है, चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? यस सर। लास्ट क्या समझ में आया? सर आप सोडियम बात कर रहे थे। नहीं, लास्ट एब्जॉर्प्शन मैंने ग्लूकोज की बता रहा था या अमीनो एसिड की बता रहा था? क्या सुना था आपने लास्ट? मुझे आप लोगों की आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। अम, बेटा अपना जरा माइक ऑफ करो दीक्षा, कोई और जिसकी वॉइस क्लियर आ रही हो। सर मेरे को आपकी आवाज क्लियर आ रही है अभी। तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो यस ये सर। बाकी लोगों को क्लियर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, आपको भी ये बीच में दीक्षा बोल रही थी, इसकी आवाज आ रही थी क्लियर? सर दीक्षा की आवाज बीच में कट रही थी, ब्रेक हो अच्छा रही मेरी थी। तो अच्छा मेरी क्लियर आ रही है ना? आपकी क्लियर आ रही है सर। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। लास्ट क्या समझा था तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ ना? ये मुझे बताएंगे तो क्या टॉपिक इनको ने आखिरी सुना, इनके कानों में क्या गया, वहीं से बताएंगे आगे। सर अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन बता रहे अमीनो थे आप। एसिड का एब्जॉर्प्शन, अच्छा ग्लूकोज गैलेक्टोज वाला समझ में आ गया प्रथम? जी सर। जी सर। तो कैसे एब्जॉर्ब होगा शशांक ग्लूकोज? बता दो फिर मुझे, समझ में आया, तुमको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़े हम। हाँ शशांक। प्रथम आवाज आ रही है? जी सर। यस सर बोली जा रही है हेलो। सर। हाँ तो प्रथम मुझे मुझे बता दो प्रथम जरा फटाफट से, ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर आगे बात करते हैं। सर करता है, अगर वो सोडियम तो ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा दोबारा बताना। सर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर वो सोडियम के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसा बोला मैंने?
सर हाँ सर दीक्षा। जो ग्लूकोज होता है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन सर जो ग्लूकोज होता है वो सोडियम के साथ मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच होके फिर एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, और आ रही है किसके सर साथ मेरी होता है? आवाज? हाँ आ रही है, किसके साथ होता है और? सोडियम आयंस के साथ। अच्छा, ये सोडियम तो चलो आयंस के साथ। हाँ ये तो चलो म्यूकोसा में आया, उसका ब्लड में कैसे जाएगा? ग्लूकोज हम्म। सर कैपिलरीज के थ्रू जाएगा ना। भाई एक बार तो म्यूकोसा में आया, ये तो एंट्री की बात हुई, सोडियम के साथ आ गया। अब एग्जिट करेगा ब्लड के हाँ अंदर हाँ तो भी तो म्यूकोसा से हाँ हाँ निकलेगा। सर। हाँ। हाँ, वो कैसे निकलेगा? नहीं मालूम सर। हाँ, बंद कर लो तेरा दो माइक। आप सब लोग तेरा ध्यान से सुन लो, मैं यही समझा रहा हूँ, तुम लोग पूरा समझते नहीं हो, या हो सकता है वॉइस ब्रेक का भी इशू हो। ग्लूकोज आता सोडियम के साथ है, तो ये तो म्यूकोसा के अंदर आ गया। देखो, हमें एब्जॉर्प्शन में ध्यान रखो, सिर्फ ब्लड में जाने के लिए एक बार अंदर नहीं आना, आपको पहले म्यूकोसा के अंदर आना है, फिर म्यूकोसा से निकल के फिर ब्लड कैपिलरी की ओपनिंग में घुसना है। आ रही बात समझ में? तो आपको एक बार एंट्री करनी है और एक बार एग्जिट करनी है। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए हमको चीजें चाहिए। तो ग्लूकोज एंट्री सोडियम के साथ करता है, एग्जिट जब कर रहा है वहां पे भी कैरियर प्रोटीन है, बस जो एग्जिट के टाइम पे कैरियर प्रोटीन है वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्लूकोज का अपना कैरियर प्रोटीन है, उसका सोडियम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सोडियम एंड ग्लूकोज का कोड ट्रांसपोर्ट अंदर आने के लिए होता है, लेकिन ब्लड में जाने के लिए इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का रहता है। खैर, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर आप समझते हो कि जब दो केमिकल एक ही जगह से बाइंड करना चाहें तो उसको हम कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो सोडियम सॉरी ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों क्या है? कॉम्पिटिटर है। ठीक है, दोनों में से कभी ग्लूकोज का बाइंड कर जाएगा, कभी गैलेक्टोज बाइंड कर जाएगा। तो जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर सोडियम के साथ हो रहा है, वैसे गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी सोडियम के साथ ही होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज का सोडियम के साथ कपल्ड ट्रांसपोर्ट होता है। ये सिंपल फैसिलिटेटेड भी हो सकता है और ये एक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल किस लेवल का है या आपने कितनी चीनी खाई है उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, फिर मैं अमाइनो एसिड की बात बता रहा था। अब अमाइनो एसिड में बोल देता कि भाई सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं या पैसिव डिफ्यूजन से होते हैं। अगर मैं बोल सकता या अमाइनो एसिड एक सेम केमिकल होता तो। अब अमाइनो एसिड तो अलग अलग है, ग्लाइसिन का नेचर अलग है, ग्लूटामिन का नेचर अलग है, टायरोसिन का नेचर अलग है और ग्लूटामिक एसिड का नेचर अलग है। अगर मैं ग्लाइसिन एलानिन वैलिन आइसोल्यूसिन की बात करूं, ग्लाइसिन एलानिन और आइसोल्यूसिन और वैलिन की बात करूं तो ये तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनको जब निकलना है तो भाई ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन से निकल जाएंगे म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, इनकी तो समस्या ही नहीं है। अच्छा, फिर मैं बात करूं अगर टायरोसिन की तो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, उसमें तो OH लगा हुआ है, तो वो हाइड्रोफिलिक है, वो तो नहीं आ सकता, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो वो अंदर आ गया। तो भाई ये हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब कभी कभार तो बेटा ये भी हो सकता है कि ब्लड में ऑलरेडी कुछ अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, भाई ऑलरेडी मेरे ब्लड में भरा पड़ा है टायरोसिन। ठीक है, तो टायरोसिन को मैं क्यों लाऊं, ब्लड में ला ही नहीं सकता, लेकिन लाना तो जरूरी है, वरना खाया क्यों, खाया हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो खाए हुए को ब्लड में लाने के लिए अब हमें लाना पड़ेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो अगेन सोडियम भी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीनों से एब्जॉर्ब हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ठीक है, तरीका क्या है? तरीका वही कैरियर प्रोटीन है, होगा चाहे नहीं होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? नेचर पे डिपेंड करेगा। तो दो चीजें, एक तो नेचर ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरी कंडीशन, इस पे डिपेंड करेगा किसी भी अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। ठीक, अच्छा आखिरी चीज जो रहती है बेटा वो रहता है आपका वाटर। पानी तो आपको पता ही है, पानी ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और जो प्रोटीन चैनल्स है उनका नाम है पोरेंस या एक्वापोरेंस। तो एक्वापोरेंस के थ्रू ऑस्मोसिस होता है वाटर का, पानी सीधे सीधे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, अगर आपने नमक खूब खाया, ठीक है ना,
नमक अगर आप खूब खाएंगे, खूब 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 नमक खाएंगे, तो फिर आपके इंटेस्टाइन में पानी कम होगा और आपके ब्लड में पानी क्या होगा, ज्यादा। तो आपके कैपिलरीज पानी एब्जॉर्ब, सॉरी, आपके एपिथेलिया पानी एब्जॉर्ब कर करके इंटेस्टाइन में फेंक देगा। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। तो फिर वो हो सकता है, तो वो समस्या है, लेकिन जनरली पानी एब्जॉर्ब भी होता है और थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन से ही हो जाता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। इस बात को हमेशा क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे। तो पानी ऑस्मोसिस से, और फ्रक्टोस मतलब कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ग्लूकोज गैलेक्टोज की तीनों तरीकों से हो सकते हैं, विद को ट्रांसपोर्ट विद सोडियम, और दूसरे आयन जैसे क्लोरीन आयन, वो भी सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा चक्कर किसका हो गया, एब्जॉर्प्शन का। और फैट का मैंने आपको अलग से बता ही दिया। ठीक, तो एक वापस से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहीं पे चल रहे हैं वापस। तो एब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने समझ लिया। अच्छा, कहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी जरूरी है। कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे जेजुनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो जेजुनम है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है हर चीज का। ठीक है, चाहे पानी का कहो, चाहे सॉल्ट का कहो, चाहे शुगर का कहो, किस तरह भी। तो जेजुनम इज द मेन फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब बॉडी में इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जेजुनम। ठीक है। अच्छा, और चीजें क्या क्या एब्जॉर्ब हो रही हैं, जैसे बकल कैविटी से एब्जॉर्प्शन होता है। बकल कैविटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, बकल कैविटी में मेनली जो एब्जॉर्ब होगा वो होंगे कुछ ड्रग्स। ड्रग्स भी कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ द टंग से। मतलब कि अगर जबकि जो टंग है उसका जो लोअर रीजन है, मतलब कि टंग के जो नीचे वाला रीजन है वो हाईली वैस्कुलर है, वहां से कुछ ड्रग्स क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने सुना होगा भी, आप होम्योपैथिक वगैरह में जाओ, ठीक है, तो आपको 2-3 बूंद ऐसे, पहले तो मीठी मीठी गोलियां दी जाती, गोली देने से पहले 2-3 बूंद आपको क्या कहते हैं, आपके टंग ऊपर करो, और टंग के नीचे की तरफ 2-3 बूंद डालते हैं। भाई काफी सारे ड्रग्स हैं जो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द टंग से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके बकल कैविटी में बेसिकली ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर 2-3 चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर, कुछ शुगर्स, ठीक है, और एल्कोहल। एल्कोहल सीधा पेट से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एल्कोहल में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, कि आप देखिए एल्कोहल पीने के बाद बहुत जल्दी असर करता है, जैसे कि कुछ दूसरे केमिकल स्लो असर कर सकते हैं, लेकिन एल्कोहल जल्दी काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में गया, स्टमक में जाके सीधा वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर सीधा वो ब्लड में चला गया, ब्लड से सीधा वो ब्रेन में जाकर उसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया, कि काफी सारा लिवर में भी गया। ठीक है ना, तो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है कौन, एल्कोहल, इसलिए उसका इफेक्ट काफी जल्दी आता है। ये नहीं कि 4 घंटे वेट करोगे भाई, अगर कोई चीज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही हो तो स्टमक से इंटेस्टाइन जाते तो 4 घंटे लग जाते हैं। तो फिर एल्कोहल पीने के 4 घंटे बाद असर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, जल्दी असर होता है। मतलब एल्कोहल स्टमक से भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एल्कोहल काफी ज्यादा स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, और कुछ सिंपल शुगर्स हैं जो बकल कैविटी से एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होकर आएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपके स्टमक से। बाकी मेजर एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, जो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। बचा आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और थोड़ा सा डिसऑर्डर्स के बारे में बात है, और रेस्पिरेशन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर अगली बार बात करेंगे। किसी को किसी टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक कोई डाउट? नो सर।